एक बेस बना ली और ये बात समझ आ गई कि यार रिस्क जो है वो असल में ये है कि व्हाट में गो रॉन्ग, गलत क्या हो सकता है। और मैंने कल की क्लास में सारी मेहनत इस चीज पे की कि मैं आपको फिजिकली अपने इर्द गिर्द में जो रिस्क है वो जरा समझाऊं। मुझे ना आज थोड़ा सा आईटी की दुनिया में जाना है और आज मैंने जो आपको वहां से लेकर जाना है, जो असल गेम है सारी, वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है और हमारा कोर्स भी वही है। लेकिन मुसीबत ये कि चूंकि हम अपनी आम जिंदगी में जो चीजें देख रहे हैं हमें उसका सहारा लेना पड़ता है ताकि हम टेक्नोलॉजी की बात को देखें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, मैंने कल की ज्यादातर डिस्कशन में फिजिकल एग्जांपल दी, आज भी इंशाल्लाह फिजिकल लाइफ की मेजर एग्जांपल दूंगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रीडिफाइन करते हैं टेक्नोलॉजी की एंगल से। सर रिस्क क्या हो सकता है? हम एक काम करते हैं, हम आईटी को समझने के लिए ही आपके पोर्टल की एग्जांपल ले लेते हैं जिस पर आपको एक्सेस मिली हुई है और आप क्लास ले रहे हैं। सर क्या रिस्क है? इस बात का रिस्क है कि जिस डिवाइस पर आप वो क्लास लेते हैं वो डिवाइस चोरी हो जाए, वो डिवाइस गुम जाए, उस डिवाइस को कोई तोड़ दे। इस बात का रिस्क है कि हम लोग टाइमली लेक्चर अपलोड ना कर सकें। इस बात का रिस्क है कि लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया लेकिन आप लोग उसको एक्सेस ना कर सकें। इस बात का रिस्क है कि हम लोग सर्विस जो दे रहे हैं आप वो वीडियो स्ट्रीम ना कर सकें। इस बात का रिस्क है कि वो क्लास अच्छे से रिकॉर्ड ना हो सके। यार ये जो अब मैं सारे रिस्क की बात कर रहा हूं, ये सारे रिस्क जो हैं ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क है। सर जी अगर मैं बात करूं, मैं अभी पढ़ाना नहीं शुरू किया, मैं बस आपका ज़हन बना रहा हूं कि यार अब मेरे साथ जो बात करनी है, अब जो हमने डिस्कस करना है आगे, वो सारा आईटी से रिलेटेड है। सर जी अब आप सोचिए एक मिनट के लिए, जरा एक वेबसाइट है जिस पर बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? सर उसको ये रिस्क हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी वाले इदारे उसकी वेबसाइट बंद करने की कोशिश करें, यस और नो? उस पर यह रिस्क हो सकता है कि उसकी वेबसाइट काम ना कर रही हो, यस और नो? उसका यह रिस्क हो सकता है कि उसकी वेबसाइट पर कोई बंदा आकर अटैक करे, उसके रेट्स तब्दील हो जाएं, हो सकता है ना रिस्क। अच्छा फिर उसके बाद उसकी वेबसाइट का डाउन हो जाना। सर एक बहुत अहम बात है जो कल भी की थी, डिजास्टर रिकवरी प्लान और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, ये दोनों बातें साथ साथ आती हैं। सर इस बात का रिस्क भी तो होता है ना कि आप वो वेबसाइट डाउन हो जाए और वो वेबसाइट चल ही ना सके। इस बात का रिस्क है कि वो वेबसाइट का सारा डाटा जिस सर्वर में आपने सेव किया हुआ है उस सर्वर को आग लग जाए, जल्जला आ जाए, तूफान आ जाए, पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए जिसके से वो सर्वर काम ना कर सके। सर ये सारे रिस्क ये अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क है, ये सारे रिस्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क है। बुनियादी तौर पे हमारा कोर फोकस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क है। आप सिर्फ ये सोचें कि यार अगर जैज कैश की ऐप जरा एक हफ्ता बंद रहे तो इससे उन्हें नुकसान होगा, और यस और नो? सर बहुत बड़ा नुकसान होएगा सर। सर जी आप सोचें उनकी रूटीन में कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं और वो ट्रांजैक्शंस जब वो नहीं हो पाएंगी तो सर बड़ा ज्यादा नुकसान हो जाएगा सर। सर ये जो लॉस है, आपकी ऐसी वेबसाइट है कि एक एक घंटे में एक एक लाख ऑर्डर्स आते हैं सर। वॉलमार्ट है, अलीबाबा है, पूरी दुनिया से ऑर्डर आ रहे हैं सर। तो आपको क्या लगता है अगर इनकी वेबसाइट बंद रहे तो इन्हें नुकसान होगा या नहीं? सर बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इस बात बस जो नुकसान है वही रिस्क है। अच्छा अब एक तरफ ये एक पहलू है यार, मैं आपको बताऊं आईटी का पूरा टॉपिक इंशाल्लाह जब मैं कवर करूंगा ना तो फिर मैं आपको एक जिसको कहते हैं ना, इनकी आईटी में जितनी टोटल 35 बातें हैं वो सारी मैं आपको एक गो में बताऊंगा कि यार हमने इतना घूम फिर के ये 35 बातें टोटल इसके अंदर है, 36वीं बात नहीं होगी।
लेकिन अलग-अलग टॉपिक्स में अलग-अलग अंदाज से वो बात लिखी होती है। अच्छा जरा एक बात और देखिए सर जी आ जाइए सर, कंप्लायंस अब आपके आईटी में टेक्नोलॉजी है, फिर उसके साथ लॉज एंड रेगुलेशन है, तो जो आईटी को मैनेज कर रहा है और आईटी के वजह से रिस्क है, उसमें ये रिस्क भी तो है कि आप लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस ना कर सके। उसमें ये रिस्क भी तो है कि जिन लोगों का डाटा आपके पास था वो डाटा आपको किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए था। अब आप ये सोचिए कि आप ऑडिट फर्म में हैं और आप ऑडिट पार्टनर हैं और आपके पास आपकी कंपनी का डाटा है जिस पर आपने साइन किया हुआ है कि ये डाटा हम महफूज रखेंगे और किसी दूसरे को नहीं देंगे। आपने कोक का डाटा आपके पास है और पेप्सी वाले ने आपकी डाटाबेस से उसका डाटा निकाल लिए, चुरा लिए, क्या आप पर केस होगा? 100% केस हो जाएगा आप पर। आपने उसके डाटा को महफूज नहीं रखा, अनऑथराइज एक्सेस दे दी, किसी बंदे ने आपके डाटा से अनऑथराइज एक्सेस कर ली। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी चीजें बुनियादी तौर पे रिस्क हैं। सर इस बात का भी तो रिस्क है, सर इस बात का भी तो रिस्क है कि आपका इदारा जो है वो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अभी आजकल मेरे दिमाग में ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है कि यार हम एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करें जिसमें बेचनी तो टी शर्ट ही है, लेकिन जो लोग टी शर्ट खरीदना चाहते हैं उनको दुकान पे ना आना पड़े, वो सिर्फ अपनी तस्वीर अपलोड करें और फिर उसके बाद वो क्लिक करें तो वो टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई हो। जिस तरह हम टी शर्ट पहनते हैं ना, मैं टी शर्ट पहनूंगा, मैं पहन के देखूंगा कि यार मेरा रंग जरा पूरा ही है तो मैं डार्क कलर ना लूं, लाइट कलर लूं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार हम लाइट कलर लें, हम डार्क कलर ना लें। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अच्छा अगर मैं अपनी तस्वीर अपलोड करके एक क्लिक करूं और वो शर्ट मैंने ही पहनी हुई हो तो कितना आसान हो जाएगा असेस करना कि ये वाली शर्ट मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा अब अगर इसी तरह ही एक ब्रांड है, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर, हमने इसकी बात चैप्टर नंबर 9 में करनी है। एक ब्रांड है कॉस्मेटिक का, वो क्या करता है, वो इसी तरह एक तस्वीर आप अपनी दे देते हैं सॉफ्टवेयर में, अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी अगर मैंने फलां रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हो तो मैं कैसा लगूंगा, ये कैसे लगूंगी, ऑब्वियसली आप तो नहीं करेंगे ये, ठीक है। अब ये डाटा चला गया है उस वेबसाइट के ऊपर। रिस्क क्या है? सर जी आ जाए। अब ये डाटा चला गया उस वेबसाइट के ऊपर, रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि उस वेबसाइट से डाटा डिलीट हो जाए या उस वेबसाइट पर जहां पे डाटा आपने अपलोड किया वहां से मिसयूज हो जाए, तो क्या आप दोबारा कभी उस वेबसाइट पर जाएंगे? लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा। सर जी आपका जो दोस्त आपको कहे कि यार मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है, मैंने यूनिवर्थ में शॉपिंग करते हुए अपना क्रेडिट कार्ड डाला है, मेरे उसके बाद अगले दिन मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपया किसने निकाल लिया। लेट्स से अगर आपको कभी ऐसा पता चले तो आप उस वेबसाइट पर जाकर क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे, यस और नो? सर इसका मतलब ये है इदारा अवाम का कॉन्फिडेंस अगर आप पर ना हुआ तो भी बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा रिस्क है कि कस्टमर और क्लाइंट्स आप पर एतमाद ना करें, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि लोग आप पर एतमाद ना करें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये सारे रिस्क हैं। फाइनेंशियल लॉस तो रिस्क है कि रुपए पैसों का नुकसान हो जाएगा। सर जी आपको एक और रिस्क होता है। अब मिसाल के तौर पे वो लोग जो किसी मॉडल की तस्वीर लगा देते हैं और अपनी शर्ट बेच रहे हैं, उनको मैं जाके बताऊंगा यार मैं तो इंशाल्लाह अब इस तरह बेचूंगा, किसी मॉडल की तस्वीर नहीं होगी, उस बंदे की अपनी तस्वीर होगी और वो तस्वीर के ऊपर क्लिक करेगा तो वो वाली शर्ट पहन के असेस कर लेगा कि यार ये कैसी लग रही है और मुझे ये शर्ट खरीदनी चाहिए या नहीं। कोई बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ एक डिजिटल लेयर ही ऐड होती है। इंशाल्लाह चैप्टर 9 में पढ़ाऊंगा।
अब जरा बात सुनिएगा, अब ये जो सारी स्टोरी है, अब जैसे ही पता चलेगा यूनिवर्स वाले को कि कैम्ब्रिज वाला ये कर रहा है, तो क्या कंपेटिटिव डिसएडवांटेज होगा या नहीं होगा? सर ये भी तो रिस्क है कि दूसरा कंपेटिटर आपसे टेक्नोलॉजी में आगे चला जाए और आपको रिस्क हो जाए। मैंने ना आपके साथ मोटी मोटी अहम बातें बता दी कि यार आईटी से रिलेटेड रिस्क यही है, घुमा फिरा के आपका डाटा अवेलेबल रहना चाहिए, आपका डाटा कोई दूसरा अनऑथराइज एक्सेस ना करे, आपके डाटे में कोई तब्दीली ना करे, आपके प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए आईटी से रिलेटेड, और आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे, उसमें डिसरप्शन ना आए। गिनती के ये जो रिस्क मैंने आपको बताए यही मेन रिस्क है, और इससे रिलेटेड हर मौके के मुताबिक बात करने का अंदाज बदल जाता है। मैंने आपको कल रिस्क का पूरा फ्रेमवर्क बताया कि यार रिस्क जो है उसमें मेनली 4 बातें हैं। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके बाद असेसमेंट करनी होती है, फिर उसके बाद मिटिगेशन है, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग है। मेजर ये 4 बातें थी। फिर उसके बाद मैंने आपको कल के लेक्चर में ही आपको 6 बातें और बताई थी। सर 6 बातें मैंने कल के लेक्चर में ही आपको और बताई थी, और वो थी बुनियादी तौर पे ये, एक फिजिकल रिस्क था, एक डिजिटल रिस्क था, एक ह्यूमन रिस्क था, एक एनवायरमेंटल रिस्क था, एक थर्ड पार्टी और एक कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिस्क था। सर जी टोटल क्रक्स ये 2 बातें थी कल मेरी। मैं थोड़ा सा आज आपको आगे लेके चल रहा हूं, लेकिन आज की बातों में आप देखेंगे कल वाली रेपिटेशन बहुत ज्यादा होगी, और मैं आपको वहां पर बताऊंगा, साथ साथ जल्दी से बताता रहूंगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि यार ये बात सर कर रहे हैं, वाकई सर ने ये बात बताई हुई है। मैं अभी आपको जो बात बताना चाह रहा हूं सर जी, फाउंडेशनल आईटी सिक्योरिटी के मेजर्स, इसमें सबसे पहले आ गया एक्सेस कंट्रोल। कल एक्सेस कंट्रोल के बारे में बड़ी डिटेल से बात हुई थी। एक्सेस कंट्रोल 2 तरह का होता है। एक फिजिकल एक्सेस को कंट्रोल करने के, कोई बंदा आ रहा है तो उसको रोकें, उसे कहें भाई तुम अंदर आने के लिए ऑथराइज्ड हो, हम बाहर दरवाजे के ऊपर एक बायोमेट्रिक मशीन लगाएं, जो बंदा बायोमेट्रिक करे वो ऑथराइज हो तो दरवाजा खुले, वो ऑथराइज ना हो तो दरवाजा ना खुले। सर जी एक्सेस कंट्रोल के लिए कैमराज हैं, एक्सेस कंट्रोल के लिए फेस रिकग्निशन है, और एक और तरह की रिकग्निशन है जिसको कहते हैं रेटिना रिकग्निशन। सर ये क्या होती है? सर जी आंख की एक प्यूपिल होता है जो ब्लैक कलर का होता है जिससे देखते हैं, उसके साथ जो है वो रेटिना होता है। ये मुख्तलिफ लोगों की आंख का रंग मुख्तलिफ होता है, और ये भी खुदा ताला की एक मखलूक है, या खुदा ताला की एक कुदरत है, शाकार है कहना चाहिए, कि भाई वो हर बंदे का यूनिक होता है रेटिना, और रेटिना के जरिए भी रिकग्नाइज किया जा सकता है। और आपको रेटिना के जरिए, जिस तरह थंब इंप्रेशन में इंसान का जो थंब है उसका इंप्रेशन सबका यूनिक होता है, इस तरह रेटिना भी यूनिक होता है, उसके जरिए भी आपके एक्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है। वो कहते हैं आपने एक्सेस जो देनी है वो रोल बेस्ड एक्सेस है। इसका क्या मतलब है? और भैया जिसका जो काम है उसको सिर्फ उतनी एक्सेस मिलनी चाहिए, जिसका जो काम है उसको सिर्फ उतनी एक्सेस मिलनी चाहिए। सर जी मैं अगर अकाउंट्स का काम करता हूं तो मेरे पास अकाउंट्स की एक्सेस होनी चाहिए, जो बंदा एचआर का है उसके पास एचआर की एक्सेस होनी चाहिए, जो बंदा ऑपरेशंस का है, जो बंदा मैनेजमेंट का है, फॉर एग्जांपल जो बंदा किसी तीसरी जो परचेज डिपार्टमेंट का, उसके पास परचेज की एक्सेस होनी चाहिए, स्टोर डिपार्टमेंट के वाले पास स्टोर की एक्सेस होनी चाहिए, मार्केटिंग वाले के पास मार्केटिंग की एक्सेस होनी चाहिए, सेल्स वाले के पास सेल्स की एक्सेस। भैया जो जिसका जितना काम है उसको वो वाली एक्सेस मिलनी चाहिए, और जिससे रिलेटेड उसका काम नहीं उसको वो वाली एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल बड़ा मजे का प्रिंसिपल है। वो कहता है कम से कम एक्सेस जिसमें गुजारा हो जाए उतनी एक्सेस दो। अगर कोई बच्चा मेरे पास आया और मुझे कहे सर जी मुझे जरा चैप्टर 4 चाहिए,
तो मुझे चैप्टर 4 देना चाहिए या पूरी किताब ही दे देनी चाहिए? मुझे सिर्फ चैप्टर 4 देना चाहिए। आप में से जो बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे जी ड्राइव का लिंक है, और वो मैंने सिर्फ आपको डाटा से रिलेटेड, डेटा सिस्टम एंड रिस्क से रिलेटेड सारा डाटा दिया हुआ है। वहां पर मैंने टैक्स का डाटा नहीं दिया हुआ, ऑडिट का डाटा नहीं दिया हुआ, CFAP 5 का डाटा, जिसका जितना काम है उसको उतनी ही एक्सेस मिलनी चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? जब एक से ज्यादा तरीकों से आपको ऑथराइज किया जाए, ऑथेंटिकेट किया जाए। लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा वो कहता है भैया आपको मैंने SMS किया है वो वेरीफाई करो, या वो कहता है मैंने आपको जीमेल किया है वो वेरीफाई करो, या वो कहता है मैंने आपको जीमेल किया है वो वाला कोड वेरीफाई करो। ये जो वेरिफिकेशन होती है ये मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन होती है। मैंने अगर बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना है, मैं फोन करता हूं तो वो मुझे कहता है अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कहता हूं जी मैं अली इमरान हूं। मैंने एक बार कार्ड बंद करवाया था, मैंने फोन किया, उसने मेरा वो कार्ड ही बंद नहीं किया। मैं कहा क्यों, आप क्यों बंद नहीं कर? उसने कहा जो रजिस्टर्ड नंबर है उस नंबर से कॉल करें, बैंक के पास जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है। फिर मैंने उस नंबर से कॉल किया, उससे मुझसे अम्मी का नाम, अब्बू का नाम, अकाउंट का नंबर, इवन वो लास्ट 2-3 ट्रांजैक्शन भी पूछते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। आपको एक से ज्यादा चीजों से आपको ऑथेंटिकेट करना कि क्या यही बंदा है। पासवर्ड भी लगा रहे हैं, वन टाइम पासवर्ड स्मार्ट कार्ड के लिए भी लगा रहे हैं, बायोमेट्रिक भी है। ये मल्टी फैक्टर, 2 या 2 से ज्यादा तरीकों से वेरीफाई करना। सर एक्सेस कंट्रोल है। हाँ, अब आ गया प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ये क्या है? एक मिसाल देता हूं, बस ये मिसाल आपने पिक कर ली तो आप ये टॉपिक समझ जाएंगे। हमारे पास ना एक बच्चा है जिसने लास्ट टाइम मेरिट लिया, पता है ना आपको? सर जी कॉस्ट में लिया है मेरिट, R1 में। सर जी R1 में सर जवाद के बच्चे ने, स्टूडेंट ने मेरिट लिया। हमने उसको बुला के पता क्या कहा है? तुम्हारे पास सारे टीचर्स के सारे कोर्स की एक्सेस है, जिससे मर्जी पढ़ो। अब आप में से जितने लोग पढ़ रहे हैं, सब लोगों के पास उन्होंने जो फीस दी है उसके मुताबिक उनको एक्सेस मिली हुई है, यस और नो। लेकिन उस बच्चे को क्या एक्सेस दे दी? कैफ की सारी एक्सेस उसको दे दी, हर सब्जेक्ट की, हर टीचर की एक्सेस दे दी। इस तरह के अकाउंट को और इस तरह की आइडेंटिटी को कहते हैं प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आप कहें सर आप मुझे भी दे दें, तो मैं कहूंगा सर आप भी मेरिट ले आओ। मेरिट मिलने की वजह से ही उसको ये एक्सेस दी है ना। सर ये प्रिविलेज्ड एक्सेस है। अब ये जो प्रिविलेज एक्सेस है इसको प्रॉपर मैनेज किया कि इसको कौन कौन सी एक्सेस देनी है, हमने इसको मैनेज किया। और फिर अगर कोई बच्चा, यहां पर कोई और स्टूडेंट है जिसने 2 कोर्स लिए हुए, उसका पासवर्ड चोरी होने के चांसेस ज्यादा हैं, या उस बच्चे का पासवर्ड चोरी होने के चांसेस ज्यादा हैं जिसके पास सारी एक्सेस है। और जिसके पास हर कोर्स की एक्सेस है, लाजमी बात है उसका पासवर्ड, उसका लॉगिन जो बंदा चुराएगा वो ज्यादा वो सुकून में रहेगा। उसको पता है यार जिसने जो कोर्स चाहे मैंने पढ़ना होगा मैं पढ़ लूंगा। सर जी अब जो प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, सबसे पहले फीचर्स ये हैं कि भाई उसको एक्सेस जब जो कह रहा है हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये वाली एक्सेस अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होती, ये वाली एक्सेस कब तक के लिए? इस पेपरों के दिनों तक के लिए। सर एक्सेस भी मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग ऑफ प्रिविलेज एक्टिविटी। हाँ, अगली बात ध्यान में रखना, ये बच्चा पढ़ क्या रहा है और कर क्या रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। इसकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, इसकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। सर जी एक बात और भी बता दूं, इसकी एक मिसाल और ले लो। सर जी जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना IT का, उसके पास भी एक्सेस होती है, उसके पास भी प्रिविलेज एक्सेस होती है। हम लोग बड़ी ध्यान से उसको मॉनिटर करते हैं IT वाले कि भाईजान क्या ये बंदा कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, होता है ऐसे कि जैसे ही वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालता है ना, उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होती है, उसकी सारी एक्टिविटीज मॉनिटर्ड होती हैं। क्यों?
उसके पास अनलिमिटेड एक्सेस है। क्या पता वो ना हो, कोई और बंदा हो जो उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालकर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दे। जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट्स हैं, वो उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है कि वो इदारे को नुकसान भी उतना ही पहुंचा सकता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, ये क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी जो माइक्रोसॉफ्ट 360 रिसोर्स है, इसमें भी बाज़ औक़ात इस तरह की ऑप्शन होती है कि आपके पास प्रिविलेज एक्सेस होती है, जब चाहें जिस मर्जी क्या कहते हैं एप्लीकेशन को यूज कर लें। बहरहाल प्रिविलेज एक्सेस को मैनेज भी करना होता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले तो भाई ये वाली प्रिविलेज एक्सेस के पासवर्ड होते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। दूसरा, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा, खास तौर पे ये चीज देखेंगे कि उस आइडेंटिटी पर या उस एक्सेस पर जो उस बच्चे को दिए प्रिविलेज, उस पर कोई अटैक तो नहीं हो रहा, क्योंकि आम लोगों के मुकाबले में उस पर अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर जी इसी तरह ये वाली बात भी आपके साथ कर ली। अब आ गया एनक्रिप्शन। सर एनक्रिप्शन कल बड़ी डिटेल में बात की थी। डाटा को तब्दील इस तरह से कर लेना कि वो वाला डाटा जब सेव हुआ पड़ा हुआ है या जब कहीं ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो वाला डाटा अगर कोई अननोन अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस कर भी ले तो भी उसको पढ़ ना सके, उसके लिए रीडेबल ना हो। इसको कहते हैं एनक्रिप्शन ऑफ डाटा। सर जी जिस तरीके से एनक्रिप्शन की जाती है उसके बहुत से तरीके हैं। एक तरीका है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिसको कहते हैं AES 256। सर जी आप सोच सकते हैं ये इतना स्ट्रॉन्ग तरीका है एनक्रिप्ट करने का। आप सोचें कि 256 डिजिट का कोड लगाकर उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। अब जिसके पास तो ये कोड होगा वो तो लगा लेगा, जिसके पास ये कोड नहीं होगा वो अंदाजे से ये वाला कोड गैस नहीं कर सकता। वो कहते हैं इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रैक। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रैक। जब डाटा सेव किया हुआ है फाइल की फॉर्म में तब आप एनक्रिप्ट करते हैं, और जब डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं तब आप इसको एनक्रिप्ट करते हैं। सर जी एनक्रिप्शन की बात आगे भी आनी है। दो तरह होती है, एक होती है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। दो तरह से, एक की होती है जिसको एनक्रिप्ट करते हैं, दूसरी की जो इसको डीक्रिप्ट करती है। तो एनक्रिप्शन जो है वो ये वाली चीज है। अच्छा इंसिडेंट रिस्पांस की बात करने लगा हूं। इंसिडेंस रिस्पांस की बात करने लगा हूं। 6 बातें उसने लिखी, कल मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया। आग लग गई तो क्या करेंगे, कैसे डिटेक्ट होगा, एनालाइज क्या करेंगे, सबसे पहले कितनी ज्यादा आग है, क्या स्टेप लेना चाहिए, फिर उसके बाद इसको बढ़ने से कैसे रोकेंगे, फिर उसके बाद इसको खत्म कैसे करेंगे, फिर उसके बाद रिकवरी कैसे होगी। ये सारे स्टेप्स हैं। ये सारी बातें हमने कल बड़ी डिटेल में कर ली थी। मैं कोशिश कर रहा हूं जो कल वाली बातें कम से कम वो ना दोहराऊं ताकि हम आज ज्यादा तेज से आगे बढ़ सकें। सर जी प्रिपरेशन ही होता है कि आप सबसे पहले प्लान बना के रखते हैं कि अगर आग लग गई तो क्या होगा। मैंने कल आपको बताया था अली इमरान की जिम्मेदारी है कि उसने फौरन फायर ब्रिगेड वाले को फोन करना है। 5 लोग हैं जिन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर्स लेकर आने हैं, उन्होंने वो चलाने हैं। एक बंदा है जिसने फौरन स्पीकर पे ऐलान करने के सब लोग इस जगह को खाली कर दो, आग लग गई। हर बंदे के अपनी अपनी जिम्मेदारियां पहले ही डिसाइड की हुई हैं। खुदा न खासा जब आग लग जाती है तो पहले तो उसको डिटेक्ट करना है कि आग लगी हुई है। अच्छा आग लगी हुई, इसके लिए अक्सर स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, छत के ऊपर लगा होता है स्मोक डिटेक्टर जो डिटेक्ट करता है कि भाई ये धुआं है या आग लग गई है। तो डिटेक्शन होती है, फिर उसके बाद एनालाइज होता है कि किस लेवल की आग है, कितनी ज्यादा आग है। भाई अगर आग ही छोटी सी है जिसको 1 गिलास पानी से बुझाया जा सकता है तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर लाने की जरूरत तो नहीं ना थी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। असेस तो कर लेंगे ना कि आग है कितनी,
फिर उसके बाद अगला क्या पॉइंट हुआ सर, उस आग को फैलने से कैसे बचाना है। फॉर एग्जाम्पल बाज़ औक़ात ये होता है कि आप, वो कहता है शटिंग द डोर टू कीप द फायर इन वन रूम, अगर आग फैल रही है तो दरवाजा बंद कर दें ताकि वो एक ही कमरे में रहे और बाकी घर में ना फैले। फिर उसके बाद उस थ्रेड को खत्म कैसे करना है, आग को खत्म कैसे करना है, आग बुझानी कैसे है, और उसके बाद जब आग बुझ जाएगी तो सारे सिस्टम को रिकवर कैसे करना है। सर ये इंसिडेंट रिस्पांस प्लान के बारे में ये सारी बात मैंने की थी। फिर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, सर जी सीम, ये बुनियादी तौर पे क्या है, आपके एग्जिस्टिंग, अब ऐसे समझ लीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक ऐसी ऐप है जो के कैमरे की एक्सेस ले लेती है, सिक्योरिटी गार्ड की सारी एक्सेस ले लेती है, सारा इस इदारे में जहां जहां पर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारी इकट्ठी कर ली और उसके बाद डिटेक्ट किया कि प्रॉब्लम किधर आ सकती है। इसको कहते हैं सीम। ये एक इस तरह का टूल है जो कि इट्स जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी कैमरा या कंट्रोल रूम। ये सारा डाटा कलेक्ट करता है सिस्टम से, सर्वर से, वायरफॉल से, और फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी टीम को अलर्ट करता है कि कहां से आ सकता है। यानी ये जायजा ले लेते हैं ना आपके सिस्टम में जो जो प्रॉब्लम होती है, जो जो प्रॉब्लम होती है या जो जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी कलेक्ट करके फिर हिसाब लगा लेते हैं कि कहां से प्रॉब्लम आ सकती है, उस पर ये अलर्ट रहता है। और ये बेसिकली मॉनिटरिंग टूल है। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट क्या है, ये मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क में आता है, ये डिटेक्ट करता है। और ये ना एक चीज होती है प्रोएक्टिव, ये बात आपके साथ हुई थी कल। प्रोएक्टिव जिसको कहते हैं, या दो, एक होता है प्रोएक्टिव और एक होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव ये है कि उसने, एक बंदे ने आपको थप्पड़ मारा और आपने भी उसके जवाब में उसको थप्पड़ मारा, इसको कहते हैं रिएक्टिव। प्रोएक्टिव ये होता है कि आपने एक बंदे का मुंह देखा और आपने उसका हाथ देखा, आपने हिसाब लगा लिया कि मुझे चपेट मारनी है, तो आपने उसे कहा अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि आप अलर्ट रहें कि आगे क्या होने वाला है ताकि आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकें। सर अच्छा जी, ये वाली सारी बातें हो गई। एक बात जो मैंने सबसे पहले आपके साथ की थी, मैंने वही आपको सबसे पहले आज ये बताया कि यार असल में रिस्क हैं कौन कौन से। अगर आपको वो रिस्क समझ आ जाए ना तो फिर आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाएंगे बुनियादी तौर पे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम ये रिस्क मैनेजमेंट पढ़ क्यों रहे हैं? रिस्क की सारी बात की थी, ऑब्जेक्टिव देखना। सर हम इसलिए पढ़े ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज रहे। सर इंफ्रास्ट्रक्चर में हार्डवेयर भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉफ्टवेयर भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नेटवर्क भी आता है। ये सारी चीजें फिजिकल डैमेज से भी महफूज रहे, अनऑथराइज एक्सेस से भी महफूज रहे और फेलियर, टेक्निकल फेलियर से भी महफूज रहे। एंश्योर डाटा इंटेग्रिटी, सर जी हमारे डाटा में कोई तब्दीली ना कर दी जाए, इससे महफूज रखने के लिए भी रिस्क मैनेजमेंट होती है। सर आपका सिस्टम डाउन ना हो जाए, आपकी वेबसाइट डाउन ना हो जाए, उसके लिए अवेलेबिलिटी। सर जी ये सारे वही रिस्क हैं। बेसिकली मेंटेन सिस्टम अवेलेबिलिटी को बीसीबी भी कह सकता हूं, बिजनेस कंटिन्यू प्लानिंग। यार पढ़ाया हुआ है ना, वो भी यही है। सर डाटा इंटेग्रिटी, अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना करे। सर मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कौन से हैं? कल पढ़ाए थे, साइबर अटैक्स, मेलवेयर भी पढ़ा दिया था, फिशिंग भी पढ़ा दिया था, जीरो डे एक्सप्लॉइट भी पढ़ा दिया था। सर ये सारे वो हैं। सर जी जीरो डे एक्सप्लॉइट मैंने पढ़ाया कि हमने कहा कि यार अभी तो हमने घर बनाया ही है, अभी दरवाजा लगाया और सोचा कि ताला लगा लें, चोरी हो गई। यार मेरा पॉइंट समझ आया? इसका मतलब है कि वो अभी उसको एक्सप्लॉइट यानी कमी रहे हुए
अभी 0 डे हुआ था तो वहीं से ये अटैक हो गया। इसको कहते हैं 0 डे एक्सप्लॉइट। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये वाली बात भी कल रह गई थी। सर जी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, यकीन माने वही 4-5 बातें जो उसने उधर की हैं यहाँ पे दूसरे अंदाज से लिखी हैं। एंश्योर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, वही वाली बात है। लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस, वही वाली बात है। बिल्ट ट्रस्ट, एंश्योर करना के कस्टमर्स क्लाइंट्स का आप पर ट्रस्ट रहे। इंप्रूव एजिलिटी, सर आप रिस्क मैनेजमेंट इसलिए भी करते, एजिलिटी का क्या मतलब होता है सर? असल में एजाइल का लफ्ज है तेज से, एजिलिटी का मतलब होता है तेजी या जल्दी। लेकिन जब आईटी में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है ना एजिलिटी, तो इसका मतलब होता है एडेप्टेबिलिटी, जिसका मतलब ये होता है कि यार आप भी अपने इदारे में तेजी से तब्दीली करें, आप भी अपने इदारे में तेजी से अपग्रेडेशन तब्दीली करें आईटी के हवाले से। वो कहते हैं आपकी एजिलिटी। और रेजिलियंस क्या होता है? ये लफ्ज काफी फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं। रेजिलियंस कहते हैं साबित कदम रहने को। आपके आईटी का मतलब यह कि उस पर अटैक हुआ है लेकिन वो फिर भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता रहे, सिस्टम डाउन ना हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं रेजिलियंस। वो कहता है आपका सिस्टम रिजिलियंट है, गर्चे अटैक हुआ है उस सिस्टम पर, मेलिशियस अटैक हुआ है, बट इसके बावजूद वो काम करता रहा है। सर ऐसे ही है जैसे एक बंदा जो है उस पर लोग हमला कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं, वो किसी दूसरे मुल्क में है, कोई बंदा जो है वो उसको मार भी रहा है तो वो अपनी नमाज मुकम्मल करता है कि नहीं मैंने नमाज मुकम्मल करनी है। अक्सर ऐसे वीडियोस देखते हैं ना, कोई बंदा पीछे से उसको डंडे मार रहा है लेकिन वो नमाज मुकम्मल करके ही हटता है। उस बंदे के बारे में कहा था ये रिजिलियंट आदमी है, यानी इसने जो साबित कदम रहा है अपने काम के। इसी तरह ही बिल्कुल आईटी सिस्टम के बारे में भी है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के बावजूद वो सिस्टम चलता रहे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं रिजिलियंट। अच्छा जी, और मैंने ये वाली बात भी आपके साथ की थी कंपेटिटिव एडवांटेज वाली। सर जी अगर आपकी आईटी की रिस्क मैनेजमेंट बेहतर है और आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर है तो याद रखिएगा आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अब जो मैंने आपके साथ ये वाला आइडिया शेयर किया है कि आपकी तस्वीर अपनी होगी और उस पर आप खुद सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन और वो वाली शर्ट आपने पहनी होगी, आप असेस करेंगे ये मैंने खरीदनी है या नहीं खरीदनी। ये बुनियादी तौर पर अगर इस तरह का आईटी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग और आप इस तरह का टेक्नोलॉजी या इस तरह की चीज ऐप लेके आए तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव होता है सर। सपोर्टिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सर जी टेक्नोलॉजी में जो तब्दीली आ रही है, आपका आईटी का डिपार्टमेंट, आईटी की रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप टेक्नोलॉजी की तब्दीली को उसके साथ साथ लेकर चलें। यानी टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ रही है उसके मुताबिक अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। सर समझ आ रहा है? इससे क्या होगा? यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करें। अब क्लाउड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, बिग डाटा है, ये सारी जदीद टेक्नोलॉजीज हैं। आपका आईटी सिस्टम या आईटी रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होने का मतलब है कि आप इन सारी टेक्नोलॉजीज को जो तब्दीली आ रही है उसको इनकॉर्पोरेट करें अपने सिस्टम में। ठीक हो गया? ये आईटी रिस्क मैनेजमेंट की बात है। ले सर